वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर 1 ऑलरेडी डिस्कस किया है फॉर योर एचसीएस 2026। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 और मैं उम्मीद करता हूं पहले आप लोग लेक्चर 1 को देखिएगा कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, तभी आपको लेक्चर 2 समझ में आएगा। राइट, लेक्चर 1 में हमने कुछ डिस्कस किया था कि संविधानवाद क्या होता है, संविधान क्या होता है। एक ये लीगल सैंक्टिटी होती है, पवित्रता होती है। मैंने उसमें बताया था आपको कैसे ये पवित्र होता है। इसको आप कंपेयर डीएल से नहीं कर सकते या अन्य जो कानूनी दस्तावेज है उसके बराबर आप आपके संविधान को नहीं रख सकते। और इस तरह से हमने संघ और परिसंघ की भी बात करी थी, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन की बात भी करी थी। तो आइए आज हम आगे देखते हैं जो एक हिस्टोरिकल इसकी अंडरपिनिंग है, यानी कि जो ऐतिहासिक आधार है इसका, उसको हम समझेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। उन्होंने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे। फिर आगे चल के हमें दिखता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक ट्रस्ट की तरह काम करने लगी। ब्रिटिश सरकार की एक ट्रस्ट की तरह इसने काम किया, इसने भूमिका निभाई, किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी में। और अंत में हमें दिखता है कि किस तरह से जो ब्रिटिश सरकार है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो एक मध्यस्थता थी, एक मिडिलमैन की तरह काम कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको हटाया। तो ये सारा का सारा जो एवोल्यूशन है, जो विकास है, वो हमने देखना है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर हमें देखा है रोल ऑफ डेवलपमेंट्स अंडर द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल का जो विकास हुआ था, राजनीतिक विकास हुआ था या आर्थिक शोषण भी कह सकते हैं, हालांकि अभी हम राजनीतिक विकास बोलेंगे, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला हम देखेंगे अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपका चलेगा 1773 से 1858, यानी कि पहली बार जो एक अधिनियम आएगा जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं एक केंद्रीकरण की जो योजना होती है, सेंट्रलाइजेशन की जो एक पहल है, वो हमें दिखती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, जो अपनी चरम पे पहुंचता है चार्टर एक्ट 1833 से। ठीक है, वो हम देखेंगे। और ये कहाँ तक जाएगा? 1858 तक। राइट, जैसे कि हम जानते हैं 1857 की क्रांति, भारतीय होने के नाते मैं इसे क्रांति बोलूँगा, ना मैं इसे रिवोल्ट बोलूँगा, ना मैं इसे म्यूटिनी बोलूँगा, मैं भारतीय होने के नाते इसे क्रांति बोलूँगा। तो 1857 की क्रांति के पश्चात हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं फिर सारा का सारा जो प्रशासन है, वो ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली अपने हाथ पे ले लिया था। राइट, फिर हम देखेंगे उसके बाद 1858 से लेकर जब भारत को आज़ादी मिल गई थी उसमें क्या हुआ था। तो पहला वाला जो होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अथॉरिटी काम कर रही है। और नेक्स्ट वाले पोर्शन में हम देखेंगे जहां पर डायरेक्ट जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत को नियंत्रित करेगी। राइट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाएगी। तो आइए जरा देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो इसको जो हम पढ़ेंगे उसको दो पैटर्न से पढ़ेंगे। एक जनरल फीचर्स की बात करेंगे और एक कहीं ना कहीं जो फीचर रिलेटेड है इन सम पार्ट विद करंट स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं बोलूँ आज भारत में हमें पोर्टफोलियो दिखाई देता है ना, पोर्टफोलियो दिखाई देता है, तो उसकी शुरुआत हमें दिखती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। तो आज वो भारत में दिखाई देता है। तो एक स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे और एक जनरल फीचर्स हम देखेंगे। दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, डोंट वरी, एक एग्जाम्पल से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले ऐतिहासिक आधार। ठीक है, ऐतिहासिक आधार में आपको क्या दिख रहा है? तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था भारत, और यहाँ पर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया। ठीक है, इस पर हमने चर्चा करी है। अब देखिए, संविधानवाद पर सर्वोच्च न्यायालय, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर पहले हम शुरुआत इसकी करेंगे, जैसे कि हमने देखा था कि हम पहले एक्ट से पहले एक बार ये समझ लेते हैं संविधान पर सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि ये पार्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले जो हमने चर्चा करी थी लेक्चर 1 में ये पार्ट रह गया था। तो यहाँ पर कुछ केस हैं आपके, देखिए, एक रामेश्वर प्रसाद वर्सेस भारत संघ, यूनियन गवर्नमेंट के बीच हुआ था, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट के बीच। तो इसमें क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संविधानवाद की अवधारणा को मान्यता दी, यानी कि मैंने आपको संविधानवाद पढ़ाया था जहां पर आपको पता है जो राज्य होता है वो एक एब्सोल्यूटिस्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको संविधान के अधीन होकर कार्य करना पड़ता है। किसको? राज्य को। तो यहां पर ये बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं साफ तरीके से व्यक्त किया था। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है देखो, न्यायालय ने कहा संविधानवाद या सरकार की संवैधानिक प्रणाली निरंकुशता से घृणा करती है। निरंकुशता मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करता है? एब्सोल्यूटिज्म से या एब्सोल्यूटिस्ट सरकार से घृणा करता है। राइट, और नेक्स्ट है हमारे आईआर कोलियो केस,
वर्सेस तमिलनाडु, याद रखिएगा। यहाँ पर भी क्या है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सरकार का गठन हुआ है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारी सरकार गठित होती है वो एक लोकतांत्रिक सिद्धांतों पे गठित होती है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पे हमारी सरकार बनी है, क्योंकि भारत को आप जानते ही हैं कि अगर विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश किसी को कहा जाता है तो वो भारत है। तो यहाँ पर संविधानवाद को हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो ये दो केसेस याद रखने हैं आपने, रामेश्वर प्रसाद बनाम यूनियन गवर्नमेंट और IR कोल्यू वर्सेस तमिलनाडु राज्य। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद को प्राथमिकता दी है। चलिए आइए अब हम अपनी मुख्य चर्चा पे आते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, राइट। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, नाम ही क्या है इसको, रेगुलेटिंग, कोई किसी को रेगुलेट कर रहा है। कौन कर रहा है यहाँ पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। क्यों, हो क्या रहा था, भ्रष्टाचार की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, अपना तो जो ऑफिसर्स थे वो काफ़ी अमीर होते जा रहे थे, परंतु कंपनी गरीब होती जा रही थी। और ऑब्वियसली अगर कंपनी जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जानते ही हैं बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में, उसके पश्चात इन्होंने 1 वर्ष के बाद भारत के बंगाल बिहार और उड़ीसा वाला जो प्रांत है, बंगाल बिहार और उड़ीसा वाला जो प्रांत है, वहाँ पर एक दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। अधिकार तो वैसे पूरे ही प्राप्त कर लिए थे, पर वो जो है केवल वो दीवानी अधिकार तक रहना चाहते थे, रेवेन्यू पाना चाहते थे, इसलिए सिर्फ दीवानी अधिकार उन्होंने लिया। और कहीं ना कहीं जो निजामत के अधिकार थे वो उन्होंने वहीं के जो प्रोविंशियल गवर्नर थे उन्हीं के पास रखे। ऑल्दो जो प्रोविंस के गवर्नर थे, यानी कि जो मुगलों के गवर्नर थे, वो जो भी निजामत यानी कि जो भी क्रिमिनल से रिलेटेड काम करेंगे वो कहीं ना कहीं किसके संज्ञान में होगा, ब्रिटिशर्स के होगा। पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, जो निजामत है यानी कि जो क्रिमिनल है उसको नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे, वो सिविल मैटर्स को। देखिए असली कमाई तो सिविल मैटर्स ही होती है, राइट। अंग्रेजों का एक ही काम था, भारत को लूटना, तो उनको रेवेन्यू से मैटर था, अंदरूनी जो लड़ाइयाँ हैं, क्रिमिनल ऑफेंस से उनको मतलब नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, आपने देखा कि कहीं ना कहीं 1765 से दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और कहीं ना कहीं वो अपने स्तर पे एक कानून भी बना सकते थे एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड ब्रिटिशर्स। अब क्या होता है कि अगर ऐसी स्थिति है आपके पास, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था आपके पास आ चुकी है, तो अगर कोई महामारी फैलती है, गरीब जनता मरती है, तो गरीब जनता उम्मीद करती है जो अथॉरिटी है कि वो हमारी सेवा करे, हमें आर्थिक सहायता दे। तो जब इस तरह की महामारी फैली बंगाल में, जहाँ पर काफ़ी लोग मर रहे थे, तो उम्मीद की गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो एक अथॉरिटी की तरह भी काम कर रही थी, कि वो हमारी मदद करे। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हमारी कंपनी के पास तो कोई भी पैसा नहीं है, और पैसे की गुहार उन्होंने किससे लगाई, पैसे की गुहार ब्रिटिश गवर्नमेंट से लगाई, अपनी सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाया कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, ये भ्रष्टाचार की वजह से कंपनी को गरीब दिखा रहे हैं और अपने तो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, राइट। इसीलिए ब्रिटेन में उनको जैकॉब नाम दिया जाता है। जैकॉब मतलब ऐसा जो काफ़ी करप्शन करके आया हुआ है, तो जैकॉब एक शब्द अच्छा नहीं माना जाता था, राइट। इवन रॉबर्ट क्लाइव को भी जैकॉब बोला गया था। चलिए अब क्या है, इसीलिए जब ये पैसा मांगा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो वहाँ पर हमारी जो ब्रिटिश सरकार है वो पैसा देगी, परंतु कुछ शर्तें भी देगी, और एक एक्ट पास करती है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आपको क्या दिखेगा कि पहली बार भारत के इतिहास में एक केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, एक राज्य की स्थापना होने जा रही है धीरे धीरे। अभी देखिएगा केंद्रीकरण। तो सबसे पहले तो देखिए जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जा रहा है। देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपनी 3 प्रेसिडेंसीज जो थी स्थापित की थी। मद्रास में 1939 से 1949 के मध्य करी थी मद्रास में। बॉम्बे में स्थापित करी थी 1960, माफ़ कीजिएगा मैंने 19 बोल दिया, देखिए कभी कभी ऐसा होता है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये ओके तो मैंने बोला कि जो आपका मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है वो स्थापित की थी इन्होंने 1639 से 40 के बीच में, 1639 से 40 के बीच में मद्रास। फिर बॉम्बे की हम बात करेंगे, बॉम्बे में प्रेसिडेंसी स्थापित की थी इन्होंने 1668 में। और वैसे ही अगर मैं बात करूं बंगाल की, तो बंगाल की इन्होंने जो प्रेसिडेंसी स्थापित करी थी वो 1699 में। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है, मद्रास 1639 से 40, और बॉम्बे 1668 से, और बंगाल 1699 से। तो इस तरह से 3 प्रेसिडेंसी इनकी बन गई थी। और यहाँ पर ये लोग गवर्नर को बैठाते थे, तो जैसे गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ बंगाल।
तो यही रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बनेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ? अब जो आपके गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं और जो गवर्नर ऑफ मद्रास हैं, गवर्नर ऑफ मद्रास हैं और गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं, ये इनके सबॉर्डिनेट बनेंगे। क्या बनेंगे? सबॉर्डिनेट। परंतु ये भी समझने वाली बात है, अभी भी गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव पावर है, विधायिका शक्ति है, उसको छीना नहीं गया है। यानी कि अब ये किसी से भी कोई कोई कानून बनाएंगे या किसी से भी कोई ट्रीटी संधि पे साइन करेंगे किसी लोकल रूलर से, तो अनुमति किसकी चाहिए इनको? किसके संज्ञान में इनको रखना पड़ेगा? बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि अब वो जनरल बन चुका है। तो सबसे पहले तो ये बात अपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर लिखा है, देखो, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास फॉर मेड सबॉर्डिनेट। अब ये इनके सबॉर्डिनेट हो गए, ठीक है। जो भी कार्य करेंगे तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के संज्ञान में जरूर होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर शुरुआत हो गई थी, मैंने बताया था, सेंट्रलाइजेशन की, केंद्रीकरण की शुरुआत हमें दिख रही है। और देखिए, लोकतंत्र के लिए कभी भी केंद्रीकरण होना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भारत में लोकतंत्र तो था ही नहीं इस समय। अगर लोकतंत्र की उम्मीद की भी जा रही है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र अब खत्म होगा, क्योंकि अब केंद्रीकरण की शुरुआत होने वाली है, जो 1833 चार्टर एक्ट 1833 से हासिल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, चार्टर 1833, ठीक है। आगे देखेंगे, साथ में इस एक्ट ने क्या किया था, एक सुप्रीम कोर्ट को स्थापित करने की बात की गई थी। जैसे मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं जो कंपनी के ऑफिसर्स थे काफ़ी भ्रष्टाचार कर रहे थे, काफ़ी घूस ले रहे थे, तो इसीलिए कोशिश की गई है ऐसा संस्थान बनाया जाए जो इनको काबू में रखे, ऑफिसर्स को काबू में रखे। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, एक वर्ष के पश्चात। इस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसीलिए आपको दिखेगा जो आपका फोर्ट विलियम है बंगाल में, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। और यहाँ पर 1+3 यानी कि 4 जजेस को रखा गया, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे। क्या नाम था? एलिजा इम्फे नाम था उनका। तो एक बार देख लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो क्या बोला मैंने, जो उनका नाम है वो है एलिजा इम्फे, और बाकी 3 भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने बोला जो चीफ जस्टिस हुए उस समय के, वो है एलिजा इम्फे, ELIJAH, एलिजा इम्फे, IMPHEY, ये हैं चीफ जस्टिस। बाकी जो 3 अन्य जज रखे गए उनके नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने याद रखना है जॉन हाइड, JOHN, जॉन हाइड। दूसरे हैं आपके रॉबर्ट चैम्बर, और तीसरे हैं आपके स्टीफन सीजर लेमात्रे। तो ये याद रखना आपने, जॉन हाइड, रॉबर्ट चैम्बर और स्टीफन सीजर लेमात्रे, ये 3 आपके अन्य जज बने। और मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्फे। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ऑब्वियसली बताया कि अब रेगुलेट कौन किसको कर रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको रेगुलेट करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है वो कंट्रोल क्या है, स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? ये वही थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जन्म दिया था, और क्वीन एलिजाबेथ I से इन्होंने परमिशन ली थी कि भारत में जाके वो व्यापार करना चाहते हैं। तो यही है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स होते थे उनकी नियुक्ति करते थे, और ये लंदन में बैठते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस एक्ट के तहत ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट करेंगे भारत में जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो भी सिविल मैटर हैं या जो भी मिलिट्री अफेयर्स हैं उनके भारत में, उसकी हर रिपोर्ट किसको करेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और यहाँ पर देखिए, इस एक्ट में साफ कहा गया कि हमारे कोई भी कंपनी के ऑफिशियल्स, चाहे वो इंडियंस ही क्यों नहीं है, अगर वो इंडियंस हैं और वो कंपनी के साथ काम करते हैं, कंपनी में सैनिक हैं, कंपनी में क्लर्क हैं, तो इवन वो लोग भी किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। यानी कि अगर वो एक सरकारी कर्मचारी हैं तो वो अपना एक प्राइवेट काम नहीं करेंगे। आज भी आपको दिखाई देता है ना ऐसा, अगर आप कल SDM DM बन जाते हैं तो आप अपना कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकते, राइट। और किसी भी तरह की घूस नहीं ले सकते आप, ठीक है। अब देखिए, इट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। तो मैंने भी बताया आपको, इसका एक संवैधानिक महत्व है। क्यों है? क्योंकि ये एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखने वाला है भारत में। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक केंद्रीकरण की नींव रखने वाला है, जो 1833 में संपूर्ण होगी, ठीक है, या पूर्ण होगी। तो मुझे उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं, फिर हम दूसरा एक्ट देंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। पिट्स द यंगर, इनके फादर भी PM रह चुके थे यहाँ के, अब ये जो पुत्र हैं इनके, इसलिए इनको पिट्स द यंगर कहा गया है। तो 1784 में ये
एज अ पीएम नियुक्त हुए थे और अब इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है। तो आगे देखते हैं क्या है। पिट्स द यंगर जो हैं ये एक एक्ट लाते हैं, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया 1784 में। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो एक पॉलिटिकल अफेयर और जो कॉमर्शियल अफेयर होते हैं उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये एक ड्यूअल गवर्नमेंट की नींव रखने वाले हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट। अच्छा, एक आपका डबल गवर्नमेंट भी होता है, डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट। देखो मैंने लिखा है ड्यूअल, यहाँ पर लिखा है। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया भारत में, ड्यूअल गवर्नमेंट। तो ये डबल गवर्नमेंट क्या है, डबल गवर्नमेंट आपका वही था जब मैंने बताया था आपको 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात 1765 में संधि के द्वारा जो दीवानी अधिकार ब्रिटिशर्स देखेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, और जो निज़ामत है उसको देखेंगे वहाँ के लोकल गवर्नर्स। तो ये दो रूल हो रहे, दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं बंगाल में विद इन इंडिया। तो ये है डबल, ठीक है। तो डबल की शुरुआत कब से हो रही है, 1765 से चला है, ठीक है, डबल गवर्नमेंट की शुरुआत। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, वहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये है आपका डबल गवर्नमेंट जो बंगाल में हुआ था, और ड्यूअल गवर्नमेंट है आपका जो ब्रिटेन में हो रहा है, ठीक है, जो ब्रिटेन में हो रहा है उसे कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। अब ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि पैरेलल होके दो इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे। एक तो हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, एक बनाया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट से क्या बनेगा आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये देखें। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, ये एक नया बनाया गया है, ये मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स किसके, भारत में। और कॉमर्शियल अफेयर कौन मैनेज करेगा, वो करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, सी मतलब कॉमर्शियल, सी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेंगे, कॉमर्शियल अफेयर्स देखेंगे, और जो आपका पॉलिटिकल अफेयर्स है वो कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आप जानते ही हैं कि ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अफेयर्स होता है, राइट, ज़्यादा। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंग्लैंड वॉज मैंडेटेड टू सुपरवाइज द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कौन किसको सुपरवाइज करेगा, कौन बड़ा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बड़ा है या बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ऑब्वियसली जो जिसको सुपरवाइज करेगा, तो यहाँ पर सुपरवाइज करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आपके 6 मेंबर्स हैं, एक है आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इसके, और एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर्स। एक्सचेकर वो होते हैं जो जिनका ना शेयर होता है, ठीक है, जिनका शेयर होता है, एक्सचेकर्स उन्हें कहते हैं, ठीक है। अब वो शेयर क्या है वो अलग मुद्दा है, बस इतना याद रखना, जिनका शेयर, जिनकी इक्विटी होती है, भाग होता है, उनको हम एक्सचेकर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 में से कौन कौन है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंड द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। अब ये जो एक्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे, देखिए याद रखिएगा, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था उसमें जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, उनको फिर 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दी गई थी। काफ़ी काम बढ़ रहा है उनका, तो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पर पिट्स इंडिया एक्ट से आपको दिख रहा है कि जो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें से 1 मेंबर को कम किया जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये 1 मेंबर को कम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये 1 मेंबर जो है वो कहीं ना कहीं कमांडर इन चीफ था। कमांडर इन चीफ का मतलब होता है जो आर्मी को कंट्रोल कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वर्सेस कमांडर इन चीफ, राइट। तो इसको इसलिए हटाया गया, तो इसलिए 3 हो गई ये संख्या। आगे देखते हैं, इट एम्पावर्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन। यानी कि ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, जो भी भारत में सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड जो भी रेवेन्यूज कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। यहाँ पर ब्रिटिश पोजीशन का मतलब है कि भारत कैसे डिवाइडेड था, जो जो ब्रिटिशर्स ने हिस्सा पा लिया था, क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रहा था यहाँ पर धीरे धीरे जो भारतीय क्षेत्र था, खासकर नॉर्थ इंडिया वाला, उसको कब्जे में ले रहा था। तो पूरी तरह से तो कब्जे में नहीं आया था, पर वो भाग जो ब्रिटिशर्स के पास था, वहाँ का जो भी आपका सिविल और मिलिट्री रेवेन्यू है, वो कहीं ना कहीं किसकी निगरानी में होना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम हमें दिखा। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि पैरेलल फॉर्म में दो चीज़ें चल रही हैं, और उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यानी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसकी इस्तेमाल कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसकी इस्तेमाल कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब जो आर्मी है, जो वर्कर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी जो प्रशासनिक कार्य हैं, वो किसका इस्तेमाल कर रहा है, इन्हीं का कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का, ठीक है। तो इसी को ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ड्यूअल का मतलब हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दो अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, एक साथ काम कर रही हैं, और एक ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इस्तेमाल करके।
जैसे उस समय तो पुलिस सिस्टम तो इतना नहीं होता था, आर्मी ज़्यादा होती थी, तो आर्मी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और कौन बड़ा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ कंट्रोल ज़्यादा बड़ा है, राइट। और यहाँ पर देखिए द कंपनी टेरिटरीज जो हैं, जो कंपनी की टेरिटरीज थी भारत में, वो पहली बार कहलाई उस समय ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया यानी कि पहली बार कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक तरह से इन्होंने ओपनली, औपचारिक, एक्सक्लूसिवली तो नहीं बोला कि ये ट्रस्ट की तरह काम करेंगे, जो वो आगे बोलने वाले हैं, पर इनडायरेक्ट वे में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह का ट्रस्टी बनाया जा रहा है, क्योंकि जो भी पोजेशन इन्होंने भारत में किया था अपने दम से, जैसे बक्सर का युद्ध इन्होंने खुद ही लड़ा है, रॉबर्ट क्लाइव ने खुद लड़ा है, खुद जीता है, और ब्रिटिश के कहीं वर्चस्व बढ़ाया भारत में, भारत के क्षेत्र पे कब्जा किया। परंतु अब ये जितना भी ब्रिटिश का पोजीशन है इंडिया में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी पोजीशन किया था भारत में, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं कहलाएगा, वो किसका कहलाएगा? ब्रिटिश पोजीशन। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, पॉलिटिकल अफेयर अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चला गया है, केवल कॉमर्शियल किसके पास है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो ये बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हमने क्या सीखा पिट्स इंडिया एक्ट से कि ड्यूअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, ड्यूअल गवर्नमेंट, और ड्यूअल का मतलब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ये एक ही एग्जीक्यूटिव का इस्तेमाल करते थे। और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये आपके लंदन में बैठता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी लंदन में बैठता था, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपना हर जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं इनको चेक कराना पड़ेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, राइट। ये बात अपनी याद रखनी। अब देखिए यहाँ पर जैसे एनालिसिस ऑफ दिस एक्ट, ये जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, उसको कैसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को करेगा, मैंने बता दिया आपको। और ये कब तक चला? ये चला आपका 1858 तक। अभी हम पढ़ेंगे आगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आएगा, बिकॉज ऑफ रिवोल्ट, या मैं बोलूँगा जैसे 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, उसे मैं बोलूँगा। उसके बाद हमें देखेगा वहाँ तक चला है ये, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एम्पावर्स दी वर्ब, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बहुत सारी शक्तियाँ को छुपा के रखा हुआ था। जैसे इट हैड नो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव पावर, मैंने बोला था। ये एग्जीक्यूटिव पावर किसकी? इसके पास कोई इंडिपेंडेंट नहीं थी एग्जीक्यूटिव पावर। ये किसकी इस्तेमाल कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, जो भारत में उन्होंने स्टैब्लिश की थी, राइट, जो आर्मी है। इसके पास कोई संरक्षण नहीं था, पैट्रोनेज नहीं था। देखो पैट्रोनेज का मतलब ये भी होता है कि ये किसी के अंतर्गत ही काम करेंगे, पर इनको कहीं भी डिफाइन नहीं था कि इनको किसके अंतर्गत काम करना है, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल काफ़ी स्ट्रांग बन गया था आगे चल के। और इट हैड एक्सेस टू ऑल कंपनीज पेपर एंड इट्स अप्रूवल वॉज नेसेसरी फॉर ऑल डिस्पैचेस। यानी कि कंपनीज के जितने भी पेपर हैं, अगर उन्हें कोई सामान लेना है, कुछ नया बिजनेस खोलना है, किसी राजा से डील करनी है, कोई भी जो काम करने हैं उन्होंने, उससे रिलेटेड जो पेपर हैं वो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिखाना पड़ेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अप्रूवल होना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है, अगर कॉमर्शियल मैटर है तो प्योरली, अगर कॉमर्शियल मैटर है तो उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बाईपास कर सकता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर प्योरली कॉमर्शियल है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बाईपास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। पॉलिटिकल मैटर हो, रेवेन्यू मैटर हो, मिलिट्री का मैटर हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब प्योरली कॉमर्शियल मैटर तो कुछ होता ही नहीं, अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखोगे, प्योरली कॉमर्शियल तो, क्योंकि कॉमर्शियल होगा तो या तो वो पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस होगा, राइट, कॉमर्शियल होगा तो मिलिट्री वाइज भी इन्फ्लुएंस होगा, तो कहीं ना कहीं ये तो एक तरह से धोखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है। पर ये कहा गया कि प्योरली कॉमर्शियल होगा तो उसमें आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बाईपास कर सकते हैं। इन एन इमरजेंसी द बोर्ड कुड सेंड इट्स ओन ड्राफ्ट टू द सीक्रेट कमिटी ऑफ द डायरेक्टर्स टू बी साइंड एंड सेंड आउट। यानी कि कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि कभी कोई इमरजेंसी है तो वहाँ पर कॉमर्शियल मैटर भी क्यों नहीं होगा, तो वहाँ पर वो लोग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर सकता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बाईपास कर सकता है। तो इवेंचुअली आपने क्या समझ लेना, आपने ये देख लेना है कि कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आने से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बहुत वीक हो गया था, ठीक है। तो क्या करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाएगी ना, एकदम तो नहीं होगा। आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया है। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हम देखेंगे। देखिए ये तय हुआ था कि हर 20-20 साल में चार्टर एक्ट लाए जाएंगे, इसीलिए अगर हम देखेंगे पहला चार्टर एक्ट जो हमने देखा भी वो 1793 का है, उस पर हमने ज़्यादा चर्चा नहीं करी क्योंकि उसमें कुछ इतना चर्चा करने का है नहीं। फिर 20 साल बाद आपको दिखेगा 1813, फिर 20 साल बाद आपको दिखेगा 1833, फिर 20 साल बाद आपको दिखेगा 1853, फिर 20 साल के बाद आना था यानी कि 1873 में आना था, पर 1857 में क्रांति हो जाती है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया। तो अभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं 1813 में। तो 1813 में आपको ये समझना है कि 1813 में हुआ क्या था, उसको समझने के लिए हमें 1793 में जाना पड़ेगा। 1793 का एक क्लॉज मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें जो ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस कंपनी ने अगले 20 सालों तक ट्रेड में, व्यापार में भारत और चाइना में कहीं ना कहीं मोनोपोली हासिल कर ली थी। मोनोपोली मतलब
ब्रिटेन से अन्य कंपनी कोई भी भारत की तरफ या चाइना की तरफ व्यापार करने नहीं आएगी। केवल कौन करेगा व्यापार? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये 1793 में इन्होंने 20 साल के लिए एक एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए थे, मोनोपोली, एकल अधिकार ले लिया था, जो लैप्स कब हो रहा है? 1813 में। तो 1813 में भी इन्होंने प्रयास किया कि हमें 20 साल के लिए एक्सटेंशन और मिल जाए। पर देखिए 1813 के आसपास ब्रिटेन यानी कि यूरोपियन वर्ल्ड में कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहे थे। ब्रिटेन की खासकर लड़ाई हो रही थी फ्रांस से, और फ्रांस में इस समय है नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु होती है 1821 में, पर हम बात करें 1813। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इस समय क्या सभी यूरोपियन मुल्क से कह दिया था कि अगर किसी ने भी ब्रिटेन से व्यापार किया तो वो हमारा दुश्मन होगा और उसकी बर्बादी का कारण वो खुद होगा। इसीलिए यूरोप की सारी मार्केट ब्रिटेन के लिए क्लोज हो गई बिकॉज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, अब कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जितनी भी अन्य कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के, जितनी भी अन्य कंपनी है ब्रिटेन में, अब वो सरकार से उम्मीद करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं भारत की तरफ, चाइना की तरफ जाने दिया जाए। अब देखिए ब्रिटिश सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको जाने दिया जाएगा। इसीलिए 1813 वाले एक्ट से क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी भारत में और चाइना में, उसको ख़त्म किया गया। परंतु ध्यान दीजिएगा, भारत में अभी भी अगर चाय की बात मैं करूं, टी की बात करूं, उससे व्यापार संबंधित मोनोपोली अभी भी ब्रिटिश के पास रहेगी। किसमें? भारत की बात की जाए तो चाय, टी जिसे आप कहते हैं, और चाइना में तो पूरा। यानी कि भारत में चाय के अलावा कोई भी व्यापार करना है तो ब्रिटेन से कोई भी कंपनी आ सकती है, और इसके पीछे मुख्य कारण है नेपोलियन बोनापार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया, द चार्टर एक्ट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड विद इंडिया। एक्सेप्शन मैंने बता दिया था, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना रिमेन्ड एक्सक्लूसिव विद कंपनी, ये मैंने आपको बता दिया। और ये नेपोलियन वाली बात मैंने बताई दिया था सारी की सारी। अब देखिए, इट हैड अ प्रोविजन दैट कंपनी शुड इन्वेस्ट, और ये भी नियम डाला गया कि कंपनी क्या करेगी, हर साल भारत में 1 लाख रुपया पढ़ाई में खर्च करेगी, एजुकेशन फॉर इंडियंस। हालांकि ये नियम हमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में दिखा, परंतु कभी भी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। राइट, आगे देखते हैं। इट एम्पावर्स लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस पनिश फॉर दियर नॉन पेमेंट सब्जेक्ट। यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसे जो छोटी मोटी जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट्स हैं, क्या वो गवर्नमेंट में भारतीय होते थे? ऐसा नहीं है, होते भी थे, पर मैक्सिमम लोकल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर था, जैसे मैंने प्रेसिडेंसीज आपको बताई थी, 3 प्रेसिडेंसीज बताई थी, उसके नीचे भी कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी लोकल स्तर पे कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी बना ली थी, तो वो अपने स्तर पे भी क्या कर सकते थे, पनिश कर सकते थे। पर जो भी ये लोकल गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस बनाएंगे, ठीक है, टैक्सेस बनाएंगे, टैक्स से रिलेटेड जो ये लोग अपने एक लॉज बनाएंगे और पनिशमेंट देंगे, तो वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट वही है जो 1773 के द्वारा लाया गया था और जिसको 1774 में स्टैब्लिश किया गया था। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपने समझा होगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये देखा, मैंने आपको जो पढ़ाया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ाया था, किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेट किया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर मैंने आपको बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स द यंगर पीएम थे, ये एक्ट लाए थे। फिर ड्यूअल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट हुआ। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और डबल गवर्नमेंट मैंने बताया आपको, जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद से जो शुरू हुआ था, निज़ामत देखेंगे लोकल गवर्नर और दीवानी देखेंगे कौन, ब्रिटिश। तो ये हो गया आपका डबल गवर्नमेंट, तो ये हमने देखा। फिर मैंने आपको बताया चार्टर एक्ट ऑफ 1813, हर 20 साल में चार्टर आने थे, तो 1813 में हमने देखा कि, तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से थोड़ा डेप्थ में हमने पढ़ना होता है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो आपने मेरी स्टोरी को अच्छी तरह समझ लेना है, फिर आप देखिए आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्का होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ हमारे सिलेक्शन हैं, आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप भी, आपकी फ़ोटो भी हम अन्य आने वाले कमिंग जो जनरेशन उनको दिखाएं। और यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप में काफ़ी एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है, तो आप भी दें, राइट। और यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि अगर हम बात करें ये कोर्स आपको कितने का पड़ेगा, तो ये कोर्स में देखिए सबसे पहले प्रीलिम्स की बात की जाए, और प्रीलिम्स में रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो होती हैं और रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 4999 का। ये आप देख पा रहे होंगे, मात्र 4999, जो पहले लगभग 10,000 का था, तो 50% डिस्काउंट के बाद ये आपको 4999 का पड़ रहा है। तो जल्दी करिएगा, बाद में ये आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, राइट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ केवल टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये है आपका